आदित्य अपने खेत में काम कर रहा था कि तभी वहां उसका पड़ोसी रतन चाचा आ पहुंचे। अरे भाई आदित्य, बेटा तुम्हारी उम्र अब 25 वर्ष के आसपास हो चुकी है। मैं तो कहता हूँ कि तुम्हें विवाह कर लेना चाहिए। ये सुनकर आदित्य मुस्कुराया, काम छोड़कर रतन चाचा की ओर देखा और बोला, अरे आप भी ना चाचा, क्या बातें करते हो। अरे आप तो जानते हो कि मैं तो बचपन से ही अनाथ हो गया था और तब से ही अकेला चलना सीख लिया। अरे बाबा, मुझ जैसे अनाथ को अपनी लड़की देगा कौन, ये भी तो सोचो। ये सुनकर रतन चाचा मुस्कुरा उठे और बोले, देखो बेटा, उसकी जिम्मेदारी तुम मुझ पर छोड़ दो। अरे तुम कहो तो मैं विमला चाची की पुत्री राधा के लिए तुम्हारी बात चलाकर देखता हूँ, क्या कहते? आपने मेरे लिए इतना सोचा, ये देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई चाचा। लेकिन सच बताऊं तो मुझे अभी विवाह नहीं करना है। ये सुनकर रतन चाचा क्रोधित हो गए और बोले, मैं जानता था कि तुम यही जवाब दोगे, क्योंकि तुम हमेशा से ही राजकुमारी के ख्वाब देखते रहते हो। अरे गांव में अक्सर लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं कि तुम हमेशा यही कहते हो, मेरे जीवन में आएगी तो राजकुमारी ही आएगी। अरे कहां से आएगी भैया? हाँ, अब जब आप सब कुछ जानते हो चाचा, तो फिर मुझसे शादी की बात कर ही क्यों रहे हो? मुझे तो यही समझ में नहीं आता। अरे दिन में सपने देखना छोड़ दो आदित्य। अरे भाई, तुम एक गरीब अनाथ किसान हो और गरीब अनाथ किसानों को कभी भी राजकुमारियां नहीं मिलती हैं। अरे साधारण किसान को तो मिलती नहीं, तुमको कहां से मिल जाएगी? साधारण लड़की ही मिलेगी तुझको। और जितनी जल्दी तू इस बात को समझ जाएगा उतना ही तेरे लिए बेहतर होगा। वरना बेटे ऐसे ही बैठे रहना जीवन भर, कुंवारे ठन ठन गोपाल, राजकुमारी चाहिए। इतना कहकर रतन चाचा वहां से चले गए। आदित्य फिर से खेत में काम करने लगा। शाम को काम समाप्त करके आदित्य गांव के बाजार निकल गया और वहां एक सब्जी वाले की दुकान पर रुका। ए भैया, ये बैगन का क्या भाव लगाए हैं? आज बैगन का भरता खाने का बड़ा मन कर रहा है। अरे भैया, कब तक अकेले ही बैगन का भरता बनाकर खाते रहोगे? अरे विवाह कर लो, अब अपनी पत्नी के हाथों का भरता खाओ, भोजन खाओ, स्वादिष्ट पकवान खाओ, आनंद लो, यही जीवन है। हाँ। सब्जी वाले की बात सुनकर आदित्य क्रोधित हो गया। अपने काम से काम रखो, ये फालतू की बातें ना करो। बकवास करते हो। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मुझे इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, मैं सब जानता हूँ। तुम्हें तो दिलचस्पी राजकुमारी में है। हाँ, सारे गांव में तुम्हारे बारे में यही प्रसिद्ध है बाबू कि तुम कहते हो मेरे भाग्य में तो एक राजकुमारी लिखी है। देखो भैया आदित्य, जीवन की सच्चाई बताता हूँ। अगर राजकुमारी से विवाह हो भी गया ना, तब भी तुम्हें सारा जीवन अकेले ही भोजन बनाना पड़ेगा। और तो और, अभी तुम अपने लिए अकेले बनाते हो, कल तुम अपनी पत्नी राजकुमारी के लिए भी बनाओगे। क्योंकि राजकुमारी आएगी तो भोजन थोड़ी न बनाएगी, वो तो राज करेगी, राज। इतना कहकर सब्जी वाला जोर जोर से हंसने लगा। आदित्य ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और बैंगन लेकर सीधा घर लौट आया। रात को आदित्य चूल्हा जलाता है, बैंगन का भरता और गरम रोटियां बनाकर खाता है और लेट जाता है। हाँ, ये गांव वाले भले ही मेरा कितना भी मजाक क्यों न उड़ाए, न जाने क्यों मुझे अंदर से तो यही लगता है कि जैसे मेरे भाग्य में कोई राजकुमारी ही लिखी हो। मुझे विश्वास है कि मेरा विवाह राजकुमारी से ही होगा और जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन ये गांव वाले मेरा मजाक उड़ाना छोड़ देंगे और मेरी किस्मत पर मुझे शाबाशी देंगे। देखना,
आदित्य अपने आप से बातें करते करते ही गहरी नींद में समा गया। आदित्य को सोते हुए कुछ ही समय हुआ था कि अचानक उसकी आंख एक विचित्र खंडहर के अंदर खुल गई। हाँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं तो अपने घर पर सो रहा था, फिर यहाँ कैसे? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? उसने देखा कि खंडहर के चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था। तभी एक मधुर स्त्री स्वर उसके कानों में गूंजा। तुम सपने और हकीकत के बीच में हो आदित्य, मुझे ढूंढो, समय आ गया है, तुम्हें मुझे आजाद करना है। ये सुनकर आदित्य चौंक गया। हाँ, ये आवाज ये कहां से आ रही है? मुझे ढूंढो आदित्य, तुम्हें कर चुकाना है। आदित्य ने उस आवाज की दिशा पर ध्यान दिया और उसका पीछा करते हुए खंडहर के भीतर चल पड़ा। कुछ दूर जाकर उसे एक सुंदर प्रतिमा दिखाई दी, एक राजकुमारी की। हाँ, ये तो एक राजकुमारी की मूर्ति है, और इस चेहरे की ही तो मैं अपनी कल्पनाओं में पूजा करता था। अरे, तो क्या मेरी कल्पना सच थी, या फिर ये कोई भ्रम है, या सपना है? तभी पत्थर की उस प्रतिमा से फिर से वही आवाज आई। मुझे पहचानने का प्रयास करो, इस जगह को ढूंढो। जब तुम इस जगह के नजदीक आओगे तब तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। अगले ही पल आदित्य को सब कुछ घूमता हुआ महसूस हुआ और वो बेहोश हो गया। तभी आदित्य के कानों में रतन चाचा की आवाज टकराई। आदित्य अचानक उठ बैठा। उसने देखा कि वो अपने ही घर में था। अरे ओ आदित्य, आदित्य दरवाजा खोलो। अरे तुम ठीक तो हो भाई? आदित्य! अरे बाप रे बाप! अरे भाई, ये तुम्हारे शरीर से इतनी पसीने की बूंदें टपक रही हैं, जबकि ये मौसम तो सर्दी का है। तुम ठीक तो हो? क्या हो गया? रतन चाचा, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। मेरी आंख लगी थी कि अचानक से मैं एक विचित्र खंडहर में पहुंच गया। वहां पर एक पत्थर की मूर्ति थी, हूबहू उसी राजकुमारी जैसी जिसे मैं अपनी कल्पनाओं में पूजा करता हूँ। ये सुनकर रतन चाचा मुस्कुराए, फिर अचानक जोर जोर से हंसते हुए बोले, अरे भाई, खांसी आ गई। अरे, तो अब तुम अपनी कल्पनाओं में राजकुमारी के सपने देखने लगे। आदित्य बेटा, कितनी बार कहा है कि इन सब के बारे में सोचना छोड़ दो, और तुम भी हो कि मानते नहीं हो। अरे तुम मानो कि तुम एक गरीब अनाथ किसान हो। देखो आदित्य, अभी भी समय है। तुम्हारी आयु 25 वर्ष की हो चुकी है। विवाह के बाद तुम्हें सपने आना बंद हो जाएंगे। अब तुम बार बार दिन रात राजकुमारी सोचते हो तो ऐसे ही सपने आएंगे। शादी हो जाएगी, सब सपने बंद हो जाएंगे, फिर नए सपने चालू हो जाएंगे। आदित्य गहरी सोच में डूब गया। हाँ, शायद आप सही कहते हैं चाचा। मैं इस बारे में सोचूंगा। हाँ, लेकिन ये बताइए कि आपका यहाँ कैसे आना हुआ? अरे भाई, रोज सुबह तुम्हें खेत में काम करते हुए देखा करता हूँ। आज जब खेत में नहीं देखा तो चिंता होने लगी, तो आ गया। अरे दोपहर तक भी जब नहीं दिखे तो सोचा तबीयत तो खराब नहीं है, इसीलिए हाल चाल देखने चला आया। चलो अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर रतन चाचा वहां से चले गए। कुछ देर बाद आदित्य अपने खेत में चला गया। रात को जब आदित्य सोया तो उसकी